हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर एलएमपी में। आज हम लोग ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे प्रश्न जो है आपके पेडागॉजिकल यानी शिक्षण शास्त्र पर आधारित है, जैसा कि सीटेट के पैटर्न के अनुसार आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। ऑप्शन ए है मधुमक्खी, मच्छर, तितली। ऑप्शन बी है बाघ, तेंदुआ, सांड। ऑप्शन सी है सांप, रेशम कीट, छिपकली। और ऑप्शन डी है चील, गरुड़, गिद्ध। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जो मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक देख सकते हैं तो वो कौन सा समूह होगा। तो इसका आपका आंसर डी सही हो जाता है। गरुड़, चाल और गिद्ध जो है वो मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उग जाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता है, काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता है और उसमें बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो इस प्रकार की खेती क्या कहलाएगी? सिंचाई खेती, झूम खेती, सहकारी खेती, सीढ़ी नुमा खेती। तो इस प्रकार की खेती को झूम खेती कहते हैं और ये भारत के पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम, त्रिपुरा, मेघालय इन क्षेत्रों में की जाती है। इसमें खेती करने के बाद में क्या होता है, छोड़ दिया जाता है और उसके बाद में खरपतवार जो उगाते हैं उनको जलाकर उसी में जो है खाद के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? ऑप्शन ए उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर। ऑप्शन बी उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। ऑप्शन सी उस वाद्य यंत्र को सूंघकर। और ऑप्शन डी उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर। तो जब सपेरा को अपनी बीन बजाता है तो जो सांप है अपने सिर को इधर उधर घुमाता है, तो इसके पीछे क्या होता है, जो बीन है उसका वाद्य यंत्र है उससे जो कंपन उत्पन्न होते हैं उन कंपनों के प्रति सांप अनुक्रिया करता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन बी जो है वो सही होगा, उस वाद्य यंत्र द्वारा कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। अगला प्रश्न देखते हैं। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माता पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन ऑप्शन ए सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। ऑप्शन सी है सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी है सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। तो यहाँ कह रहा परिवार एक इकाई होता है जिसमें माता पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। तो यह कथन क्या होगा? अगर ऑप्शन ए की बात करें तो कह रहा सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। तो बिल्कुल भी नहीं, सभी भारतीय परिवार इस प्रकार के नहीं होते हैं, इसके अलावा भी सदस्य होते हैं। अगला ऑप्शन बी की बात करें तो कह रहा है सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक हैं। तो बच्चे जैविक होने से भी परिवार की डिफिनीशन जो है ये सही नहीं हो पाएगी। ऑप्शन सी की बात करें तो कह रहा सही नहीं, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। तो ये आपका सही है बिल्कुल। जो परिवार हैं वो कई प्रकार के होते हैं, संयुक्त परिवार होता है, एकल परिवार होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मानवों के पेट में आमाशय रस की प्रवृत्ति होती है और वह भोजन के पाचन में सहायक होता है। तो मानव के पेट में जो आमाशय रस है उसकी क्या प्रवृत्ति होती है? ऑप्शन ए क्षारीय, ऑप्शन बी उभयधर्मी, ऑप्शन सी उदासीन, ऑप्शन डी अम्लीय। तो जो मानव के पेट में रस पाया जाता है वो अम्लीय होता है
और जो क्या करता है, भोजन के पाचन में सहायक होता है। और इसमें HCl जो है वो आपका अम्ल जो है स्रावित होता है, जो भोजन को पचाने में सहायता करता है। इसलिए मानव के पेट में आमाशय रस की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में किनका ध्यान रखेंगे? ऑप्शन 1 है बच्चों की रुचियों का ध्यान। ऑप्शन 2 है लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे। ऑप्शन C है इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो। ऑप्शन D है सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। तो इसको कोडिंग के रूप में लिया गया है। पर्यावरण की कक्षा में जो समूह क्रियाकलाप का निर्माण किया जाता है तो वो किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? आप पहला दिया है बच्चों की रुचियों का ध्यान हो, तो बिल्कुल भी, जब तक बच्चे रुचि नहीं लेंगे तब तक वो क्रियाकलाप में भाग नहीं लेंगे। लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, बिल्कुल। इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो क्रियाकलाप कराया जा रहा है उसमें मूल्यवान सामग्री ही लगी हो। और ऑप्शन इसका जो चौथा जो विकल्प है सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे, तो ये भी, जब रुचिकर लगेगा तभी बच्चे क्रियाकलाप में भाग लेंगे। इसलिए आपका पहला, दूसरा और चौथा ये सही है, तीसरा गलत है। यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? पहला, दूसरा, चौथा, ऑप्शन C सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर वह कथन कौन सा है? ऑप्शन A प्रौढ़ों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। ऑप्शन B है इसमें बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। ऑप्शन C है बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं। ऑप्शन D है समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। तो प्रश्न को पहले समझ लेते हैं। पूछा जा रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क जो दिए गए हैं उनमें कौन सा एक जो है जो सही नहीं है, बाकी सही हैं। तो अगर बात करें पहले कि प्रौढ़ों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिलती है, तो यहाँ जो है बिल्कुल सही है। जो प्रौढ़ जब सहायता करते हैं तो उससे बच्चे जो है अधिक सीख पाते हैं। बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं, बिल्कुल। जब वो समूह में कार्य करेंगे, समूह में सीखेंगे तो सामंजस्य और सहयोग की भावना भी आएगी। अगर ऑप्शन C की बात करें बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं, तो बिल्कुल भी बात और जितना बहस करेंगे उतना ही ज़्यादा वो सीख पाएंगे। अगर ऑप्शन D की बात करें समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा, जब भी अंक उपलब्धि और इन चीज़ों पर फोकस किया जाएगा तो वह जो है प्रगतिशाली शिक्षा का जो उदाहरण नहीं होता है और उसका खंडन करता है। इसलिए यहाँ केवल अंकों पे फोकस किया जा रहा है, सीखने पे फोकस नहीं किया जा रहा है। इसलिए आपका ऑप्शन D जो है वो सही होता है। इसको छोड़कर बाकी सभी जो हैं वो सही हैं, यानी प्रश्न के अनुसार इसका ऑप्शन D सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? ऑप्शन A निर्धारण मापनियाँ, ऑप्शन B दत्त कार्य, ऑप्शन C कागज पेंसिल परीक्षण और ऑप्शन D मौखिक प्रश्न। तो कह रहा है समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों को सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए, तो इसके लिए सामाजिक और व्यक्तिगत विशेषताओं का आकलन करना है। यानी बच्चा जो है समूह में कार्य करे, उस क्रियाकलाप को छांटना है। तो अगर निर्धारण मापनी करें तो ये नहीं होगा। दत्त कार्य जिसको प्रोजेक्ट वर्क कहते हैं, तो प्रोजेक्ट वर्क में क्या होता है, समूह बनाकर बच्चों को प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, उस पर वो कार्य करते। तो बिल्कुल यही जो है आपका ऑप्शन B सही होगा, दत्त कार्य। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं, जिनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? ऑप्शन A घास पौधा नहीं है, ऑप्शन B कुछ सब्जियां फल होती हैं, ऑप्शन C बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते, ऑप्शन D गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं हैं। तो यहाँ कह रहा पौधों के बारे में कुछ विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से
ठीक है। तो अगर बात करें इसमें पौधा घास नहीं होता तो बिल्कुल भी नहीं, पौधा घास होता है। अगला है कुछ सब्जियां फल होती हैं, तो ये आपका सही है। कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो फलों के रूप में होती हैं। बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं, बीज से ही पौधे का निर्माण होता है, वो भी क्या है, हिस्सा है। बंद गोभी और गाजर पौधे नहीं, तो ये भी नहीं, ये भी क्या है, पौधे हैं। इसलिए क्या हो जाएगा वैज्ञानिक दृष्टि से सही आपका कुछ सब्जियां जो हैं वो फल होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा 4 की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से कहा, कक्षा 4 की शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते हैं। उपयुक्त प्रश्न के पूछने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है। ऑप्शन ए प्रयोग, ऑप्शन बी चर्चा, ऑप्शन सी प्रश्न पूछना, ऑप्शन डी अभिव्यक्ति। तो कक्षा 4 की एक शिक्षिका है जो अपने विद्यार्थियों से कहती है, वयोवृद्ध मतलब जो बूढ़े लोग हैं उनसे पूछो कि कुछ ऐसे पौधे उन्होंने देखा था जो है अब नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, यह प्रयोग। इस प्रश्न को पूछने के पीछे कौन कौन से कौशल होने की संभावना है और कौन सा नहीं है, पूछ रहा कौन सा नहीं होगा। तो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला प्रयोग, तो बिल्कुल भी प्रयोग होगा। अगर बात करें चर्चा की, तो जब प्रश्न पूछेंगे, एक मिनट इसको देखते हैं, तो यहाँ कह रहा है कौन सा कौशल होने की संभावना नहीं। तो अगर बात करें प्रयोग, तो बच्चे प्रयोग नहीं कर पाएंगे, बाकी चर्चा करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, अभिव्यक्ति करेंगे। ये तीनों कौशल जो हैं होंगे, लेकिन प्रयोग तब कर पाएंगे जब उससे संबंधित कुछ क्रियाकलाप करेंगे। तो प्रश्न पूछने से क्या होगा, चर्चा, प्रश्न पूछना, अभिव्यक्ति, ये तीनों कौशल विकसित होंगे, लेकिन प्रयोग नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। कोई शिक्षक है जो क्या करता है, जो वेस्ट मटेरियल हैं, उन रद्दी सामग्री है, उनसे कुछ उपयोगी वस्तु बनाने के लिए, तो उसके इस कथन के पीछे या इस क्रियाकलाप कराने के पीछे उसका शैक्षिक अभिप्राय क्या है। ऑप्शन ए बच्चों को पुनश्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना। बिल्कुल, अगर बच्चे ऐसा करेंगे तो ये पुनश्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझ पाएंगे। अगला है बी कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, तो यहाँ ये भी हो जाएगा। अगला है कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना, तो बिल्कुल भी नहीं। अगर प्रयोग करा, उससे हम कुछ वेस्ट मटेरियल से क्रिएट कराने की कोशिश कर रहा है शिक्षक, तो उसका ये उद्देश्य कभी नहीं है कि श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में वो निर्णय करे। और अगर ऑप्शन डी की बात करें, बच्चों में सृजनशीलता का विकास, तो बिल्कुल सृजनशीलता का विकास इससे ज़रूर होगा अगर वो कुछ नया कुछ सीख रहे हैं या कुछ बना रहे हैं। इसलिए यहाँ ऑप्शन सी जो है आपका प्रश्न के अनुसार सही होगा। कौन सा शैक्षिक अभिप्राय नहीं है, तो आपका कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना, यह उसका अभिप्राय नहीं है। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा। कह रहा पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में जो प्रयुक्त भाषा है वो कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन है रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिनाई होनी चाहिए, तो बिल्कुल भी नहीं। अगर वो भाषा रूखी होगी तो वो कैसे समझ पाएंगे। ऑप्शन बी है परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए, तो केवल परिभाषाओं पर बल देने से क्या होगा, वो जो है पाठ्य पुस्तक उपयुक्त नहीं होगी। ऑप्शन सी की बात करें, तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, तो ये जो है ये भी केवल तकनीकी ही नहीं होनी चाहिए, औपचारिक के साथ अनौपचारिक गतिविधियां भी होनी चाहिए। और अगर अब ऑप्शन डी की बात करें, बच्चे की प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए, तो ये आपका बिल्कुल सही है कि जो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक है वो बच्चों की प्रतिदिन की भाषा से संबंध होगी, तभी वो अधिक से अधिक अपने पर्यावरण के बारे में सीख पाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या होगा। कथन एक दिया है सृजनात्मकता का विकास करना, तो बिल्कुल। कथन 2 दिया है अवलोकन का विकास करना, तो ये भी।
अगला देखें वर्गीकरण कौशल का विकास करना, तो ये भी आपका सही है। और चौथा है डाटा संग्रह का विकास करना। तो केवल डाटा संग्रह का विकास करने के लिए जो है वो आपका केवल डाटा संग्रह का विकास करने के लिए ऐसा वो नहीं कहता है, इसलिए आपका पहला, दूसरा, तीसरा जो है सही होता है। यानी इसकी अगर ऑप्शन की बात करें तो डी सही होगा। पहला सही है सृजनात्मकता का विकास, दूसरा अवलोकन का विकास और तीसरा वर्गीकरण कौशल का विकास, लेकिन डाटा संग्रह का विकास नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है। आप पहला कथन है समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, दूसरा है बच्चों की विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, तीसरा कथन है सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना और चौथा है आकलन के एक अवसर के रूप में इसका प्रयोग करना। तो सर्वेक्षण, जो हम लोग सर्वेक्षण करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है, तो अगर पहले कथन की बात करें कि उसका उद्देश्य जो है समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, बिल्कुल। बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, तो ये भी। सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, तो बिल्कुल। बच्चे जब सर्वेक्षण करेंगे तो सूचना प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त कर पाएंगे। और चौथा है आकलन के एक अवसर के रूप में प्रयोग करना, तो ये भी इससे क्या होता है बच्चों का आकलन भी हो जाता है। इसलिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये चारों कथन सही हैं, इसलिए जो आपका ऑप्शन है वो सही हो जाता है सी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। ऑप्शन ए उत्तराखंड, राजस्थान, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, पंजाब और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ आपका जो है उत्तर सी सही होगा। जम्मू कश्मीर के जो पड़ोसी राज्य हैं वो हिमाचल और पंजाब हैं। अगला देखते हैं, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न या डिजाइन दिखाई पड़ते हैं, उसका क्या कारण है। ऑप्शन ए उनकी त्वचा पर बालों के कारण से होता है, ऑप्शन बी उस जलवायु के कारण होता है जिसमें वो रहते हैं, ऑप्शन सी उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करता है और ऑप्शन डी परावर्तित प्रकाश के कारण होता है। तो पशुओं की त्वचा पे जो विभिन्न पैटर्न दिखाई देते हैं वो उनकी त्वचा पर जो बाल स्थित होते हैं उनके वजह से दिखाई पड़ते हैं, जैसे जेब्रा वगैरह का उदाहरण ले सकते हैं। अगला प्रश्न, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहा है उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया। तो ऑप्शन ए है भूमि अधिग्रहण नियम, ऑप्शन बी है संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2012, ऑप्शन सी है भारतीय जंगल अधिनियम 1927 और ऑप्शन डी है जंगल अधिकार अधिनियम 2007। तो जो व्यक्ति 25 वर्ष से जंगलों में रह रहे हैं उस जंगल की भूमि और उसकी वनस्पतियों पर उनका अधिकार है, ये किसके द्वारा परिभाषित किया गया है। तो इसका ऑप्शन डी सही होता है, जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है। ऑप्शन ए डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ऑप्शन बी है मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया, ऑप्शन सी है मलेरिया, HIV एड्स, डेंगू और ऑप्शन डी है HIV एड्स, हैजा, डेंगू। तो मच्छरों द्वारा फैलने वाली बीमारियों का समुच्चय कौन है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, घटपर्णी पौधा नेफेंथीज जो है उसके बारे में कुछ सूचनाएं दी गई हैं, इसमें कौन सी सूचना सही है। ऑप्शन ए कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियाँ निकालता है, ऑप्शन बी है जो घटपर्णी का मुंह है छोटी छोटी कंटियों से ढका होता है, ऑप्शन सी है भारत में नहीं पाया जाता है, ऑप्शन डी है मेढक कीड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खाता है। तो जो घटपर्णी या नेफेंथीज है वो मेढकों, कीड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खाता है, यानी ऑप्शन डी सही होता है। अगला प्रश्न, और ये आज का अंतिम प्रश्न है, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। ऑप्शन ए बंद गोभी, भिंडी, गुड़, ऑप्शन बी आंवला पालक गुड़, ऑप्शन सी आंवला पालक आलू और ऑप्शन डी आंवला पालक टमाटर। तो जो है आपका यहाँ कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। लौह तत्व किसमें सबसे अधिक पाया जाता है, उसका समूह आंवला पालक गुड़, ऑप्शन बी। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने EVS के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। आगे भी ऐसे ही आपको जो शिक्षण शास्त्र बेस्ड क्वेश्चन हैं वो मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए कि जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद।